डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी मंजिल मेरे नज़दीक आती गई, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, मैं सोनिका ढडवाल, जनवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रचना गुप्ता। डॉक्टर रचना गुप्ता हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वरिष्ठतम सदस्य हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश की पहली महिला पत्रकार जिन्होंने देश और विदेश में कई असाइनमेंट्स में अपनी रिपोर्टिंग की और जो अपनी रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं और साथ ही नेशनल न्यूज़पेपर दैनिक जागरण की राज्य सदस्य भी रही हैं, राज्य संपादक भी रही हैं। डॉक्टर रचना गुप्ता, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनिका जी। डॉक्टर रचना गुप्ता, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं और प्रतियोगी। इस विषय पर जो है आप जो हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्य हैं, तो मैं आपसे इस विषय में बच्चों के बारे में जानना चाहूँगी। जो बच्चे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को तैयार कैसे करें? सोनिका जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया और इस समय की बड़ी ज़रूरत है कि बच्चों को अपने करियर के बारे में थोड़ी जानकारी हो, उनको आगे क्या बनना है। वैसे सतही तौर पर, मोटे तौर पर बच्चों को आइडिया होता है कि क्या बनना है, अपने आसपास के लोगों से बात करके, टीचर्स की काउंसलिंग के बाद, घर परिवार में अब तो इंटरनेट का ज़माना है, तो बच्चे काफ़ी हद तक अवेयर हैं। लेकिन फिर भी उनको बहुत कुछ आगे बताने और समझाने की ज़रूरत है। तो आपका सवाल ये था कि किस तरह से बच्चे अपने आप को करियर के प्रति जागरूक करें। तो मैं ये कहूँगी कि 10वीं का समय, जब बच्चा 10th क्लास में होता है, वो सही समय होता है जब वो अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दे। और उस पीरियड के दौरान में कई कन्फ्यूजन्स बच्चे के माइंड में होते हैं कि वो मेडिकल रखेगा, नॉन मेडिकल रखेगा, मेडिकल रखेगा तो क्या बनेगा, नॉन मेडिकल रखेगा तो क्या बनेगा, आर्ट्स रखेगा तो क्या बनेगा। तो उसको एक लाइन तक तो पता होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर उस लाइन के आगे भी कोई उसको बताने वाला हो कि अगर ये लाइन तुम मैच नहीं करते हो तो और अदर ऑप्शंस क्या आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है। तो इसमें सोनिका जी, मैं तो ये कहूँगी आपके दूरदर्शन के माध्यम से कि हर पेरेंट को, हर टीचर को बच्चों के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर इस पीरियड में खड़ा होना चाहिए, 10th, 11th, 12th और अदर फर्स्ट ईयर कॉलेज तक भी, ताकि बच्चा भ्रमित ना हो, वो अपने लक्ष्य से हटे ना। मैम, अक्सर देखा गया है, जैसे आपने बोला कि बच्चा 10th के बाद क्या सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट करे, अक्सर देखा गया है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अगर बच्चा सच में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या सरकारी क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, तो वो बिल्कुल वो फोकस्ड होना चाहिए। जैसे मैंने अपने आपके पहले प्रश्न के उत्तर में बताया कि उसको कुछ हद तक उसको खुद पता होता है, फिर भी उसको आगे गाइडेंस और करियर काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है बहुत ज़्यादा। तो वो बच्चा, पेरेंट्स को भी चाहिए कि 9वीं 10वीं के बाद बच्चे को एक तो रेगुलर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के बारे में वो देखता रहे, उसकी रुचि होनी चाहिए। आजकल एक बड़ी ख़राब सी चीज़ आ गई है कि यूट्यूब से हर तरह से इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से फ़्लो होती है। अब आपको बच्चे को सही तरीके से ये बताना है कि उसको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। कुछ चीज़ें देखना भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ना देखना भी ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिसिटी होती है न्यूज़ की, कंटेंट की, या तो वो आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन वाले चैनल्स होते हैं, या फिर आपकी न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया इंटरव्यू के दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन में, कि बच्चे जो हैं वो अपने भटक गए हैं। वो जैसे जिसको कहते हैं ना कि सही जानकारी सही तरह से रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट्स और टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को बताए कि जो लिखा हुआ कंटेंट है वही सबसे रिलायबल है, उसको पढ़ें, अच्छी किताबों को पढ़ें और उसके बाद वो अपनी दिशा तय करें कि हमें करना क्या है। और जब वो बच्चे पढ़ने लगते हैं न्यूज़पेपर से, तो उसी से उनको आइडिया लग जाता है कि अभी इस क्षेत्र में क्या होने जा रहा है। जैसे अब साइंस टेक्नोलॉजी भी इतने आगे चले गए। अब चंद्रयान वाली घटना जो हुई है, चंद्रयान 3, जिसमें भारत ने कितनी बड़ी उपलब्धि, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। तो बच्चों को अगर ये चीज़ें हम बताते रहेंगे तो उसको 10वीं में समझ आना चाहिए, अच्छा मैं ये सब्जेक्ट रखूँगा
तो मैं साइंटिस्ट बनूंगा, जी। मैं इंजीनियर बनूंगा, केमिस्ट्री रखने से मेरा ये होगा, बायोलॉजी रखूंगा तो मैं ये करूंगा, अगर मैं कॉमर्स रखता हूँ तो मैं ये करूंगा। तो कई सारे ऑप्शंस का उसके पास आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर उसकी रुचि अगर केमिस्ट्री में है तो वो केमिस्ट्री को ले, अगर उसकी रुचि केमिस्ट्री में नहीं है तो कतई ना ले। जी। तो बच्चे को जो Interest जो है वो। कॉम्पिटिटिव के लिए मैं आ रही हूँ पर्टिकुलरली, बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करें तो अन्य रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। जी। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात पढ़ते रहो, ये सोचे कि पेपर आ रहा है तो मुझे ये देना ही है। जब आप एक कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं जी। तो आपके पास 10 रास्ते खुद ऑप्शंस खुल जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें सिलेक्शन होता है नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है, क्योंकि आपके 50 से 60 हज़ार एप्लीकेंट्स होते हैं, पोस्टें 8-10 होती हैं। तो बच्चा कहीं फ्रस्ट्रेशन की तरफ ना चला जाए, तो उसको शुरू से एक तो मान के चलना है कि मुझे अध्ययन करना है, मेरे पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो उसको करंट अफेयर पता चलेगा, करंट अफेयर पता चलेगा तो अपने करियर से रिलेटेड वो ऑप्शंस पे वर्कआउट कर सकते हैं। जबकि मैंने ये भी देखा कि कुछ बच्चे से जानकारी हम लेते हैं कि आपने ये जानकारी आपको कहाँ से मिली, मसलन किसी भी सूचना की जानकारी, अगर हिमाचल में आ रहे हैं, हिमाचल में इंटरव्यू दे रहे हैं तो हिमाचल का वो पढ़ के आएंगे जी यूट्यूब से पढ़ा। अब यूट्यूब में कोई भी ऐसी बात उसकी पुष्टि नहीं होती है कि अगर कोई बच्चा किसी फलानी जगह की हाइट बता रहा है तो वो यूट्यूब वाला तो कुछ भी करेगा। तो आपको एक ऐसी किताब या कंटेंट पढ़ना चाहिए जिसका एक विश्वसनीयता हो। तो वहाँ बच्चे भटक रहे हैं, भटकाव उनका, हम लोग समाज में कुछ लोग अगर आगे आए, अवेयरनेस क्रिएट करें, या फिर पेरेंट्स या फिर टीचर स्कूल के लेवल पे भी ये करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर रचना गुप्ता, आपने बहुत सही कहा। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि सबसे अच्छा अगर आपका दोस्त कोई है तो वो है किताबें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही किताबों से उससे पूछना चाहूँगी, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ही बात करें, जैसे हमने अभी यूट्यूब की बात की, हमें उसमें जो है वो पकाई जो चीज़ है वो मिल रही है, हम डेप्थ तक जो चीज़ है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, हम जो है उस ऊपर से जो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे के हमेशा दिमाग में रहता है कि कौन सी बुक्स को रिकमेंड करें और कौन से राइटर्स हैं जिनकी बुक्स को उसे पढ़ना चाहिए। सोनिका जी, ये एक बहुत वास्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि हर एक विषय का जो कंटेंट है, जो पढ़ाई का मटेरियल है, वो एक अलग होता है। मसलन आप हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है। कोई भी परीक्षा है, चाहे वो क्लास 3 की है, क्लास 2 की है, 1 की है, उसका एक सिलेबस डिफाइन होता है और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। किसी के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, किसी में आपका जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आपका अलग तरह की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो कैंडिडेट को वो सारा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या मैं वो क्वालिफिकेशन पोजेस करता हूँ, और अगर वो करता है तो उसको मालूम होता है कि मैंने ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ये पढ़ना है। तो उनकी सब्जेक्ट वाली किताबें होती हैं, लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कोई किताब प्रिस्क्राइब नहीं होती है, वो आपकी कांस्टेंट हैबिट में आ जाता है। बहुत सारी लोग बताते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पर ये बच्चे को खुद ही चयन करना होता है कि मैं अगर ये पढ़ रहा हूँ तो वो क्या सही है, क्या वो उस पोस्ट को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट बेस्ड है, सब्जेक्ट बेस्ड में तो कोई दिक्कत आती नहीं है। जो जनरलाइज बेस्ड है, मसलन जैसे अभी G20 चल रहा है, वसुधैव कुटुंब की इंडिया बात कर रहा है, या फिर कोई और नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स हो रही होती हैं, उसी टाइम बच्चे को वो ले लेना चाहिए। जैसे G20 चल रहा है तो G20 कब शुरू हुआ था, कौन इसमें कंट्रीज़ हैं, क्या इस बार का एजेंडा है, किस तरह से ये बैठ के करते हैं, अल्टीमेटली कंसेंसस क्या निकलते हैं, कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, किसी की कंट्री ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या रशिया का पार्टिसिपेट ना करने की वजह क्या है। जब बच्चे एक करंट इवेंट जो चल रहा होता है उसी को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर वो पूरा समझ लेते हैं। तो एक साल में अगर बच्चा ये प्रैक्टिस कर लेगा कि जो उसके इर्द गिर्द करंट अफेयर्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज चल रही है, नए प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं, तो वो उनको गहराई से समझे। ये इसलिए ना समझे कि मुझे परीक्षा में आएगा तो मुझे करना है। उसको रोज के वो नोट्स लेने चाहिए, रोज का 1 या 2 टॉपिक ले ले, एक आप राष्ट्रीय टॉपिक ले ले, एक अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक ले ले, या अपने हिसाब से उसको आप डिटेल पढ़ें। तो मुझे लगता है कि 365 दिनों में अगर आप
मल्टीप्लाई बाय 3 टॉपिक भी पढ़ते हैं तो कितने हजारों कितने टॉपिक हो हजारों जाते टॉपिक्स जो है हम और पढ़ आप लेंगे। बच्चे उस 2 घंटे के लिए 2 घंटा भी मैं कहती हूँ बहुत है, 1 घंटा भी करेंगे तो भी अपने आप में वो बड़ी बात होती है। तो इस तरह से बच्चों को डरना नहीं चाहिए, कैंडिडेट्स को, उनको सिर्फ अपने आसपास जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। जी। अब जैसे आजकल एनवायरनमेंट इशू चल पड़ा है यहाँ पे कि फ्लडिंग हो रही है, बारिश हो रही है, तो आप क्लाइमेट चेंज पे पढ़ सकते हैं कि क्या रीज़न होता है, जो जियोलॉजिकल current फैक्टर्स चल को रहा है, पढ़ जी। सकते हैं, हिमालयन स्टडीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए यही सारी चीज़ें जो आपकी जनरल एबिलिटी और कैपेबिलिटी को टेस्ट करने में मददगार साबित हो सकती हैं। जी। अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सब्जेक्ट जो बुक्स होती हैं, उसके अलावा आपको ये करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि हमें करंट अफेयर जैसे जो भी रिसेंट करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उसको तो पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट करना, बिल्कुल। कि किस तरीके से हम अपने जो है, अगर हम टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लें। कहते हैं कि हम 8 घंटे पढ़े तो आउटपुट अगर हमारे पास नहीं है तो वो 8 घंटे भी हमारे लिए कुछ नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम को मैनेज करना सिर्फ कैंडिडेट्स के एंगल से, स्टूडेंट्स के एंगल से नहीं है, हम आपके जीवन में भी हर व्यक्ति टाइम को मैनेज करता है, तभी वो उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकता है। हाँ, अगर आप इसी रेफरेंस में पूछ रही है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, तो उसके लिए कोई निश्चित टाइम ना रखें। जब वो फ्रेश है, जब उसका दिल बोल रहा है करने के लिए, तो वो उसी चीज़ को 2 घंटे में भी पूरा कर सकता है, उसी चीज़ को वो 1 घंटे में भी पूरा कर सकता है, लेकिन उसको मोनोटनी को तोड़ना चाहिए। जैसे अभी थोड़ा ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो ब्रेक दे के फिर कुछ और करके दूसरा सब्जेक्ट ले लेना चाहिए, या फिर थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ जरूर जाना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, और थोड़ा एंटरटेनमेंट को भी वॉच करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टू मच फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो उसमें उसको अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, जैसे घर परिवार से बच्चों के साथ आप खेलोगे, बैठोगे, उठोगे, उसमें अलग तरह का माइंड चेंज हो जाता है। आपकी ह्यूमर भरी हुई स्टोरी पिक्चर्स अगर आप देख लेते हैं तो आपका मन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो आप सोसाइटी में दोस्तों के साथ गप्पे मार सकते हैं, कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं, पर जो आप पढ़ रहे हैं किताब जब आपके आगे खुली है तो आप बॉम्बे गोवा घूमने न चले जाएं, आप फिर किताब में ही रहिए। किताब में ही रहे। हाँ, आप बहुत अच्छा बताया कि जब आप बैठे हैं तो आप ऐसा ना हो कि आप में मोनोटोनस आ जाए और आप एक स्टेगनेंट जैसे हो जाएं। अपने आप को जो है समय समय के साथ जो है अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। सोनिका, जिसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगी, जब बच्चे अपना स्टडी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो अपने ना साथ साथ में हाईलाइटेड नोट्स जरूर नोट डाउन करें। कारण क्या है कि पहले वो एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें आपको 2 घंटा लग जाता है, लेकिन जब आप रिवीजन पे आओगे तो वही टॉपिक आपका 15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो आपके नोट्स हेल्प करते हैं। नोट्स आपकी 2 तरह से हेल्प करते हैं। एक तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, और दूसरा ये है कि आपको जब आपको रिवाइज करना होता है तो आपके ऑलरेडी हाईलाइटेड पॉइंट्स बने होते हैं, तो एक रिकॉल वैल्यू हो जाती है उसके साथ। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे कि हम नोट्स बनाते हैं या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, तो क्या ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए ठीक सही रास्ता है कि लास्ट टाइम पे हमारे पास ये नहीं होता है कि हम पूरी चीज़ों को जो है दोबारा कर पाएँ? तो नोट्स बनाने और अपने अलग अलग टॉपिक्स पे और कुछ पॉइंट्स बना के रखना, वो कहाँ तक सही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना वॉल्यूम होता है तो आप सिलेक्टिव कहीं तो होंगे ना। जैसे आपको डेट्स याद रखने, नाम याद रखने, इवेंट याद रखने, टाइमलाइन को करना, समटाइम्स इतना ज़्यादा आप पढ़ लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें वो था, अरे वो ओवरलैप कर रहा है वहाँ पे। तो जब आपके नोट्स बने होंगे तो आप सीधा जाके अपनी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैम, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है तो बच्चे हमेशा बोलते हैं, अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि हमें कोचिंग लेनी है। जी, ये कोचिंग कहाँ तक सही है? बड़ा ऐसा प्रश्न है जो एक हर पेरेंट को कोई सुख नहीं देता है। कारण क्या कि जो कोचिंग 2 तरह से है। एक तो है कि जो तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं और वो बच्चों को फीस लेके नोट्स दे रहे हैं, वो मैं इन प्रिंसिपल मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और कोचिंग के खिलाफ हूँ। लेकिन हाँ, गाइडेंस इसको शब्द कह सकते हैं। कोई गाइडेंस अगर दे रहा हो कि आपने राइट ट्रैक पे चलना है तो आपको कैसे चलना है। और मैं आपको सच बताऊं, जो कोचिंग वाले बच्चे आते हैं वो हार्ड कोर 2 साल वही पढ़ के आते हैं
जो कॉम्पिटिटिव में आना है। जी एक्चुअली ब्रेन तो आपका कहीं और है, मतलब आपका भारतवर्ष और हमारा हिमाचल, इतने दिमाग वाले लोग हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है कि वो अपने अपनी फील्ड में इधर उधर भटक जाते हैं, उनको जी। कोई शेपिंग नहीं मिलता है। लेकिन कोचिंग की जो दुकानें हैं वो आपको, बड़े स्मार्ट हैं ये लोग। ये क्या करते हैं कि ये सारा स्टडी करते हैं, बहुत डेप्थ स्टडी करते हैं कि कहाँ किस पोस्ट के लिए क्या आ रहा है, उसका क्या सिलेबस है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। वो बच्चों को वैसा वैसा फीड करा देते हैं और बच्चे जी। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करते। जी। वो बेसिक इंटेलिजेंस नहीं है, वो है आपकी स्मार्ट ट्रेनिंग। तो वो आपकी एक स्मार्ट ट्रेनिंग कराते हैं। जब ऐसे लोग जब लग भी जाते हैं, मान लो कहीं उनको प्लेसमेंट मिल भी जाती है, तो वो उसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते। जी। तो मुझे लगता है कि ये एक सेल्फ स्टडी जो है वो एक्चुअली निखार के लाती है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को। आप भले ही उस पोस्ट पे सिलेक्ट ना हो, लेकिन आप एक ऐसा नायाब हीरा निकलते हैं जो अपने आप ही रास्ता बनाता जाता है जिंदगी में। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको बुरा लगेगा कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब वो अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को खुद ही शेप कर रहा है तो वो ऐसा निकलेगा कि वो कहीं जगह मात नहीं खाएगा। जी। सेल्फ स्टडी अगर हम शुरुआत करते हैं, जो बच्चा आज हमारे दूरदर्शन के माध्यम से जो ये देख रहा है, अगर वो सेल्फ स्टडी स्टार्ट करता है तो उसको किन पॉइंट्स का, जैसे स्किल्स का होना और मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अपने आप को, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है और कई बार पेरेंट्स का प्रेशर भी बच्चे पे बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है? सोनिका जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती आपके कि बच्चा सेल्फ स्टडी में डीमोटिवेट होता है। मुझे लगता है कि जो कोचिंग की दुकानें हैं वहाँ पे बच्चे ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि उन्होंने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के अपने स्लॉट बनाए होते हैं। तो जो निकलने वाला है वो वहाँ पे भी खुद पढ़ रहा है तब निकल रहा है। कोचिंग का तो ठप्पा होता है, ऐसा नहीं है। और पेरेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि हमने कोचिंग में बच्चा दे दिया, वो श्योर शॉट निकलेगा ही निकलेगा। बच्चा अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पाता कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो इतना फास्ट चलते हैं, उनके नोट्स उनके कवर अप नहीं होते हैं और उनका वो रिजल्ट ओरिएंटेड, वो 1000 बच्चे पढ़ाते हैं उनमें से वो 10 पे फोकस करते हैं। तो जो बाकी के लोग हैं, बाकी के बच्चे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि भाई पेरेंट्स का इतना पैसा भी खर्च हो रहा है, हम लोग फिर भी हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, नहीं सिलेक्शन होगा। तो आपने देखा कि कोटा टाइप इंस्टीट्यूशंस में कितने बच्चे सुसाइड केसेस करने लगते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। सेल्फ स्टडी में पेरेंट्स की गाइडेंस मिले और साथ में टीचर्स की गाइडेंस मिले। कई पेरेंट्स पढ़े लिखे इतने लेवल के होते भी नहीं है कि वो बच्चों को फर्दर गाइड कर सके। तो ऐसे में स्कूल और कॉलेज के टीचर्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को अपने क्लासरूम में कम से कम एक दिन में एक बार 5-10 मिनट का लेक्चर ज़रूर दें। पर मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ मैम कि अक्सर बच्चे क्या है, लेटर ऑन स्टेज पे पता चलता है कि हमें ये करना चाहिए था और हमें कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिली, अब हम क्या करें, और समय हाथ से चला गया। तो इसके लिए आप क्या कहती हैं कि कैसे बच्चों को जो है गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाए, कि काउंसलिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है? काउंसलिंग मैंने देखा कई जगह पे करवा भी रहे हैं कॉलेजेस वगैरह में, पर उसका जो लेवलिंग है ना वो उस लेवल का नहीं है, क्योंकि टीचर्स को खुद को भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी पहले करना होगा। और एक टीचर अगर आपके फिज़िक्स की है तो वो फिज़िक्स के साइंस बैकग्राउंड के ऑप्शंस को बता सकती हैं, और जो आर्ट्स वाले हैं वो आर्ट्स के ऑप्शंस को बता सकती है। फॉर एग्जांपल होम साइंस ले लिया, वैसे तो ह्यूमैनिटीज़ का ये सब्जेक्ट माना जाता है, बट होम साइंस इज़ अ साइंस सब्जेक्ट। तो होम साइंस से आप लेक्चरर भी बन सकते हो, लेकिन आप डाइटिशियन भी बन सकते हो, आप न्यूट्रिशन का काम भी कर सकते हो, आप हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रूप में काम, कितना आजकल स्कोप है, वो अपना प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी शुरू कर सकता है। तो ऐसा जो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को राधा ने कॉमर्स रखा तो रामू भी कॉमर्स रखेगा, और रामू के साथ सीता ने भी कॉमर्स रख लिया, तो सबके सब कॉमर्स वाले हो गए, लेकिन करना क्या है वो आगे वो नहीं पता है। तो काउंसलिंग कई जगहों पे मैंने देखा कर रहे हैं, मेरे इंटरेक्शन कई टीचर्स के साथ होता है, तो प्रिंसिपल्स कहते हैं कि हम करवा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने प्रैक्टिकली जब बच्चों से बात करी तो उनका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो एक व्यक्ति ये नहीं कर सकता, ये तो सामूहिक समाज की जिम्मेदारी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो स्कूल और कॉलेज के लेवल पे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करवाए।
मैम, आप जो हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्य हैं, तो इंटरव्यूज़ जो हैं आप भी पैनल में होते हैं, जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं, तो अक्सर बच्चों के दिमाग में जो सिलेक्ट होते हैं, जो नहीं सिलेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न रहता है कि पता नहीं मैं कहाँ चूक गया। तो आज के समय में कितनी ट्रांसपेरेंसी है? नहीं, देखो, जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस तो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, इसमें कोई भी बात कुछ भी कहना वो गलत रहेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बच्चे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मैनी फोल्ड्स होता है और पोस्टें कम होती हैं। ये बार बार मैं जब बच्चों से मैं इंटरेक्शन करती हूँ, टीचर से बात करती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि बच्चों को एक करियर ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए, उसको ऑल्टरनेटिव्स पे काम करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं तो आप ट्राई करें, निकल भी जाएंगे। और एक बार ही अगर आपका फेलियर हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है। एक बात है कि आपके पास एक ऑप्शन 2, 3 ज़रूर होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो दोबारा रिपीट करने में भी कोई हर्ज नहीं है। मैंने अपने अनुभव से देखा है, हमारे पास कई बारी 2-3 बार ही बेचारे नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फिर ट्राई करके आते हैं और अल्टीमेटली उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बारी आप असफल हो गए, डिपेंड करता है वो बैच कैसा है, वहाँ पे कितने लोग ऐसे आ गए जो बहुत मेहनत करके आए हैं। कई बारी ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा होते हैं कि जो रिजेक्ट हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेलेक्ट होने के लायक नहीं थे, लेकिन आपका नंबर ऑफ पोस्ट कट डाउन हो जाती है, तो आप वहाँ कट हो जाते हो। जैसे सेकंड ऑप्शंस पे ज़रूर वर्कआउट करना चाहिए। जैसे हम इंटरव्यू की बात करें तो उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस लेवल। बिल्कुल। तो इन 3 चीज़ों के लिए बच्चा अपने आप को कैसे तैयार करे? कॉन्फिडेंस लेवल की बात भी की आपने और नॉलेज की भी बात की। तो हाँ, रिटन में वो करके आ जाता है अपना सब्जेक्ट को, इसका मतलब वो जब रिटन से इंटरव्यू के चेयर पे आ गया तो वो अपने नॉलेज जो सब्जेक्ट की है वो तो कंप्लीट करके आ रहा है। अब उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, हाँ, पर्सनालिटी का टेस्ट होता है कि वेदर दैट कैंडिडेट इज़ फिट फॉर डूइंग पर्टिकुलर जॉब और नॉट। तो उसके लिए हम उसकी नॉलेज के, तो बच्चे क्या करते हैं जिन्होंने इंटरव्यू फेस नहीं किया होता है, कैंडिडेट्स, वो थोड़ा घबरा जाते हैं समटाइम्स, और वो उनको नॉलेज होते हुए भी वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि आप जैसे हैं वैसे रहिए। आपको नॉलेज नहीं भी है तो कोई बात नहीं, किसी को सब तरह की नॉलेज नहीं होती है। कुछ चीज़ें आप समय के साथ भी आगे से करते हैं, लेकिन आप में ये इच्छा ज़रूर होनी चाहिए कि अगर नहीं भी कुछ पता है तो आप आगे उसको करने का मादा रखते हैं। यानी कि तो वो सारा इंटरव्यू बोर्ड हर चीज़ को एनालाइज करता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो सब अलग अलग असेसमेंट करते हैं। मैम, सफलता के लिए आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के लिए तैयारी, डॉक्टर रचना गुप्ता, आप इसको कहाँ तक सही मानती हैं? कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस लूज़ करने की वजह यह है कि जब आपको रिपीटेड फेलियर होता है तो आप जनरली कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ ये मन में विचार रखना है कि यस आई कैन डू एंड आई विल डू। तो बहुत सारे जो आदमी प्रयास करता है ना, उसके रास्ते पे बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स आ भी जाते हैं, तो उन स्पीड ब्रेकर से डरना नहीं चाहिए, और नॉलेज को अपना आत्मसात करते रहना चाहिए। अपने आसपास, जो मैंने इनिशियली कहा, जो कुछ हो रहा है उसको पढ़ते रहना चाहिए, और जब आदमी नॉलेजेबल होगा वो कहीं भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेगा। डॉक्टर रचना गुप्ता, मैं दूरदर्शन के माध्यम से चाहूँगी कि जो बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कई बार उनका मोराल डाउन हो जाता है, जो बच्चों का मोराल डाउन हो चुका है और जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक संदेश दें। सोनिका जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मैं खुद भी बहुत अनईज़ी महसूस करती हूँ जब हमारे पास लिमिटेड कैंडिडेट्स होते हैं और हमारे पास सिलेक्शन का एक लिमिटेड फ्रेम होता है, तो बाकी बच्चे क्या सोचते होंगे कि मैंने किया नहीं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। कुछ चीज़ें भाग्य पे भी होती हैं, कुछ चीज़ें मेहनत पे भी होती हैं, तो कभी हमेशा आपको लक डिच नहीं करती है। अगर आप अपना कर्म करते रहो, अगर आप अपनी तैयारी करते रहो और ऑप्शंस पे वर्कआउट करो और अपना मतलब कांस्टेंट प्रैक्टिस से आप कुछ भी जीत सकते हैं। आप देखिए ना, चंद्रयान का पिछला फेलियर हुआ था, इस बार हमने सफलता प्राप्त की, तो हमने मतलब
हम जो है कभी अपनी फेलियर से जो है हम रुक नहीं सकते, हमें रुक निरंतर सकते। बढ़ना पड़ेगा। बढ़ना चाहिए। एक ना एक दिन जरूर आएगा कि हमें लाइफ का एक सफलता। फेज आता है जी कि हो सकता है कि उस टाइम आप सफल नहीं हुआ, जी। लेकिन सारी जिंदगी आप असफल हो गए, ऐसा कहीं नहीं होता। जी, डॉक्टर रचना गुप्ता, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भीड़ हमेशा उन रास्तों पे चलती है जो रास्ते आसान होते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पे ही चलती है। आपसे ज़्यादा अपने आप को कोई नहीं जान सकता। आप क्या कर सकते हैं, क्या मुकाम हासिल कर सकते हैं, ये सिर्फ आप जान सकते हैं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।